Question number 10. Figure 10.1 shows a water wave moving from shallow into deep water. The wavefronts shown represent the crests of the waves. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रीजन है शैलो वाटर का, यहाँ पे डीप वाटर का है, और यहाँ पे दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है. नाउ ये चीज़ बिल्कुल विजिबली क्लियर है कि यहाँ पे जो दो क्रेस्ट्स हैं उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन द शैलो वाटर वो दो क्रेस्ट के इन बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है. एज द वाटर वेव्स एंटर इन द डीप वाटर, तो दो क्रेस्ट के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट हैज़ इंक्रीज. तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो रही है. ओके. द वाटर वेव इज मेड बाय डिपिंग अ वुडन बार अप एंड डाउन इन द वाटर, जैसे रिपल टैंक में होता है. द बार मेक्स 10 कंप्लीट अप एंड डाउन मूवमेंट्स इन 5 सेकेंड. तो ये जो 10 कंप्लीट अप एंड डाउन मूवमेंट होगी, इससे फिर 10 वेव्स भी जनरेट हो जाएंगी इन 5 सेकेंड्स. डिटर्मिन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द शैलो वाटर. शैलो वाटर में हम देख सकते हैं कि यहाँ से वेव्स फर्स्ट क्रेस्ट है, फर्स्ट क्रेस्ट से जब हम सेकंड क्रेस्ट पे पहुँचेंगे तो एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेकंड वेव, फिर थर्ड वेव और फिर फोर्थ वेव. तो 4 वेव्स के लिए जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 12 सेंटीमीटर्स का है. अगर हमने एक सिंगल वेव की वेवलेंथ निकालनी है तो हम इस 12.0 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को नंबर ऑफ वेव से डिवाइड कर देंगे, विच विल गिव अस अ वेवलेंथ ऑफ 3.0 सेंटीमीटर इन दिस सिनेरियो. ओके. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड. फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे कि जो वुडन बार है वो कितनी अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है 5 सेकेंड्स के अंदर. तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स per unit time. Number of waves produced by the wooden bar is 10 and it is taking 5 seconds to produce these 10 waves. तो इसका मतलब है कि 2 hertz या 2 waves per second is the frequency of the waves being generated by the wooden bar. Next part, determine the speed of the water wave in the shallow water. Speed के लिए हम formula use करते हैं v is equal to f lambda. Frequency हमने calculate की 2 hertz की आ रही थी, जिसे यहाँ पे 2.0 हर्ट्स लिखना चाहिए, और वेवलेंथ हमने 3 सेंटीमीटर्स की कैलकुलेट की है, तो ये बन जाएगा 6.0 सेंटीमीटर्स पर सेकंड. तो स्पीड हम यहाँ पर 6.0 सेंटीमीटर्स पर सेकंड्स ये लिख देंगे. It says on figure 10.2, draw lines to show what happens to the wavelength, the frequency and the speed of the water wave as it enters the deep water. तो जब भी वाटर शैलो टू डीप रीजन में वाटर वेव्स एंटर होंगी तो नंबर 1 उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है. साइड बाय साइड उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का जो ताल्लुक होता है वो उस सोर्स से होता है जो वेव जनरेट कर रही होती है. जब तक हम उस सोर्स में कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स चेंज नहीं होती. और थर्डली, सिंस स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, जिसमें से लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो एज अ रिजल्ट स्पीड भी इंक्रीज होनी चाहिए, तो हमारे पास स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है. तो इन्होंने एक एरो को जो है ना, एक लाइन को मैच किया हुआ है कि वेवलेंथ इंक्रीज होती है. फ्रीक्वेंसी को हम मैच करेंगे कि इट स्टेज द सेम, इट डज नॉट चेंज, और स्पीड को फिर हम मैच करेंगे, स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस. इसमें कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ द बाउंड्री इज नाउ ऑल्टर्ड. अच्छा, जो प्रीवियस फिगर थी उसमें हमने देखा था कि जो बाउंड्री थी ना वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, इस बाउंड्री की डायरेक्शन को ऑल्टर कर दिया, बाउंड्री को इस तरह स्लांटेड कर दिया. ओके. द वाटर वेव नाउ एंटर्स द डीप वाटर फ्रॉम द शैलो वाटर एट एन एंगल. पहले बाउंड्री यूं थी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट एंटर हो रही थी वाटर वेव्स, अब जो है ना वो एक एंगल बनाते हुए एंटर हो रही हैं, एज शोन इन द फिगर 10.3. ऑन फिगर 10.3, ड्रॉ द वेव फ्रंट्स इन द डीप वाटर. डीप वाटर में अब वेव फ्रंट किस तरह बनेंगे वो हमें शो करना है. देखें, अगर बाउंड्री स्ट्रेट होती है ना तो हम डीप वाटर में सिर्फ वेवलेंथ इंक्रीज करके शो कर देते हैं बाय मेकिंग मोर डिस्टेंस बिटवीन द वेव फ्रंट्स.
अब हमें ये काम तो करना ही होगा कि हमें वेवलेंथ का इंक्रीज शो करना होगा। उसके साथ साथ हमें थोड़ी सी डायरेक्शन का भी चेंज शो करना होगा। उसकी रीज़न क्या है? देखें, ये वाली जो वेव है, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये शैलो रीजन में। अच्छा, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो डीप वाटर में एंटर हो गया। अगर ये डाउनवर्ड पोर्शन जो डीप वाटर में आ गया, अगर ये भी अपनी सेम स्पीड से मूव करे जैसे कि शैलो वाटर का रीजन मूव कर रहा है, तो ये वेव फ्रंट अभी भी स्ट्रेट रहेगा। लेकिन होता ये है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है डीप वाटर का, इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये उसके साथ साथ ट्रैवल नहीं करता, बल्कि उसके साथ ट्रैवल करने के बजाय उससे थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो होता ये कि हम रिमेनिंग पोर्शन को यूं इसके नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करते, बल्कि यूं टिल्ट करके ड्रॉ करते हैं, जिससे हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन थोड़ा आगे निकल गया एज कंपेयर टू इट्स नॉर्मल पोजिशन वेयर इट शुड हैव बीन इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर वॉज नॉट चेंजिंग। तो अब हम इस तरह का जो चेंज है ना, वो इन सारे वेव फ्रंट्स के लिए शो करेंगे। अच्छा, अब इस डायग्राम में हमें ये देखना है कि ये जो टोटल लेंथ ऑफ द वेव फ्रंट है, इसको हम चेंज ना करें। कांस्टेंट रखते हुए हम एक पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बस राइट डायरेक्शन में टिल्टेड होनी चाहिए। बाकी ये कि कोई एंगल का इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेकेंडली, ये सारी लाइंस जो है ना वो पैरेलल होनी चाहिए। टोटल लेंथ हम मेंटेन करेंगे कि वो सेम रहे। देखें, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस टिल्ट होने के बाद में थोड़ा ज़्यादा है। देखें, वेव फ्रंट जो है ना अपनी नॉर्मल कंडीशन में यूं होता ना, मैंने उसका फास्टर होना शो करने के लिए उसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया, बस इतना काफ़ी है। तो ये हमारी जो है ना ड्राइंग कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने डीप वाटर के अंदर वेवलेंथ एंड स्पीड का इंक्रीज होना और उसकी वजह से जो रिमेनिंग पोर्शन है वो थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, ये हमने टिल्ट को शो कर दिया। ओके, next part. White light is made up of different colors. State the name of 4 colors in visible spectrum and place them in order from the smallest wavelength to the largest wavelength. Largest जो wavelength होती है वो red की होती है, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट की वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट हो जाती है। तो स्मॉलेस्ट हमने ऊपर लिखनी है, लार्जेस्ट से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। और ये कोई से भी 4 कलर्स हो सकते हैं, फर्स्ट 4 को लिखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। जब भी हम वाइट लाइट को स्प्लिट करवाते हैं तो हमें 7 कलर्स मिल रहे होते हैं, जिसको हम इस एक्सप्रेशन से याद रख सकते हैं, रॉय जिपिफ। फिगर 10.4 शोज रेज ऑफ वाइट लाइट इमिटेड फ्रॉम द लैम्प। तो ये एक लैम्प है जो कि बहुत सारी रेज ऑफ लाइट को हर डायरेक्शन में इमिट कर रहा है। कंप्लीट फिगर 10.4 टू शो हाउ अ नैरो बीम इज प्रोड्यूस। तो नैरो बीम प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें इसके आगे जो है ना एक स्लिट बनाना होगा, ताकि कोई एक नैरो बीम यहाँ से पास हो जाए और बाकी जो रेज हैं वो ब्लॉक हो जाए। ओके, हाउ narrow beam is produced from these rays and how a spectrum is shown on the screen. Label your diagram. ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह से स्लिट प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसमें से कोई एक रे को हम आगे पास ऑन करवा देंगे। ओके, फिर उसके बाद वो जो रे होगी वो पास होगी एक प्रिज्म से। तो मैं यहाँ पर एक प्रिज्म भी शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर वो अपने स्पेक्ट्रम में डिस्पर्स हो जाएगी। तो ये रे है जो कि इस स्लिट में से स्ट्रेट पास ऑन हो जाएगी। जब ये रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास होगी तो ये बेंडिंग शो करेगी। अच्छा, अब ये बेंड होगी इस तरह से, और जब ये सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगी तो ये फर्दर बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ना एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये जो स्पेक्ट्रम होगा इसके अंदर हमें 7 कलर्स मिल रहे होंगे, रॉय जिपिफ। रेड कलर के लिए जो है ना वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी
वो बेंडिंग भी उतनी कम शो करेगा। तो जो लीस्ट बेंडेड कलर होता है वो रेड होता है, और जो मोस्ट बेंडेड कलर होता है वो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वॉयलेट कलर होता है। दिस इज अ बैरियर एंड दिस इज अ स्लिट, जिसके ज़रिए हम रे ऑफ लाइट को पास ऑन करवा रहे हैं। और फर्स्ट सरफेस से जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो डिस्पर्जन हो जाएगा, और सेकंड से फर्दर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये पूरी लेबल्ड फिगर है जिसके हमें 4 मार्क्स इस तरह से मिलेंगे।